अच्छा ना, बात हम ये कर रहे थे। पहली बात तो हमने ये देखी कि एल्गोरिथम और सूडो कोड में क्या फ़र्क होता है। इस ये साइड बाय साइड आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा। एल्गोरिथम में एक नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन होता है, और सूडो कोड जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता एक कोड होता है। देखिए कितनी छोटी सी स्टेटमेंट है, और उस छोटी सी स्टेटमेंट में जो चीज़ लेफ्ट एल्गोरिथम में डिस्क्राइब हुई है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इसमें सूडो कोड में नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल शुरू कर रहे हैं। अब हम ये एग्जांपल शुरू कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव अब हमारा ये है। ऑब्जेक्टिव बल्कि मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं पहले लिख चुका था। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। Write an algorithm that keeps taking input of receipt amount until a negative number is entered. When input ends, it should print sum of all receipt amounts. अच्छा, मैंने आपको इससे पहले हमारी बात ये थी, जब हमें कोई एल्गोरिथम लिखना होता है और हमें ये वाली बात ना समझ में आए कि ये एल्गोरिथम इस पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, पूरा फ्लो ना समझ में आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, पूरा फ्लो समझने के बजाय देखते हैं कि उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या है। इसमें प्रोमिनेंट चीज़ क्या है, देखें, इनपुट लेना, और इनपुट कब तक लेते रहना, जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो, और अमाउंट, रिसीट का अमाउंट प्रिंट होना। अच्छा, अब ये देखिए, इन मैं इसका एल्गोरिथम, क्योंकि छोटा सा एल्गोरिथम में आसान है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको, जो अभी बिगिनर, जिनको एल्गोरिथम नहीं समझ में आएंगे, मैं उनके लिए खास तौर से बता रहा हूँ, लेकिन ज़रा सारे लोग और सुने। अब हम कर डेवलप हो किस तरह से रहे। देखिए, इनपुट हमने लेना है रिसीट अमाउंट। तो किसी एक पे, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 पे इनपुट अमाउंट लिखते हैं। ये फाइनल एल्गोरिथम नहीं हो, ये 1 पे नहीं होगा, हो सकता है 3 पे हो, 4 पे हो, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है ना, तो हमने क्या चला, हमें अमाउंट इनपुट लेना है और इनपुट लेते जाना है। और इनपुट लेते रहने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि गो टू स्टेटमेंट हम लास्ट टाइम पढ़ा था, तो हम क्या लिखेंगे, गो टू 1, और ये किस पे होगा, 2 पे, लाइन नंबर 2 पे। तब अगर सिर्फ ये एल्गोरिथम होता तो क्या होता, अमाउंट इनपुट लेता, गो टू 1 पे चले जाता, फिर अमाउंट इनपुट लेता, फिर 1 पे चले जाता। तो अब ये वाला काम तो हो गया कि ये कीप्स टेकिंग इनपुट, लेकिन कह तो ये रहा है कि जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो, जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो, तो इसका मतलब है कि ये जो गो टू 1 है, ये हर बार नहीं होना चाहिए। उस वक्त होना चाहिए जब नंबर पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव नंबर पे दोबारा इनपुट थोड़ी लेना है। तो किसी भी स्टेटमेंट को किसी खास कंडीशन के तहत एग्जीक्यूट करने के लिए इफ़ इस्तेमाल होता है, तो हम लिखेंगे इफ़ के बाद बीच में कोई कंडीशन आएगी, उसके बाद होगा गो टू। अब कंडीशन क्या होगी कि जब ये अमाउंट ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये 1 पे जाएगा। ठीक है, तो पहली बात थी दैट कीप्स टेकिंग इनपुट अंटिल ए नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड, वो ये हो गया कि जब तक ये नंबर नेगेटिव नहीं होगा, ये इनपुट लेता रहेगा। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ ऑल रिसीट्स प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँ प्रिंट सम। अच्छा, ये क्योंकि ये जो प्रिंट सम है, इसके लिए मैं वेरिएबल उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। प्रिंट भी नहीं यूज करते, बल्कि हम आउटपुट यूज करते हैं, आउटपुट एस, और अमाउंट के लिए ए यूज कर लें, क्योंकि इस वक्त हम सूडो कोड लिखते हैं ना। अच्छा, देखिए, आउटपुट एस की वैल्यू होनी चाहिए ना। आउटपुट एस में कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए ना। वैल्यू तो कोई असाइन हुई तो आउटपुट एस कैसे हो जाएगा। आउटपुट एस अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस में कुछ साइन ही नहीं हुआ। एस में आना क्या चाहिए, रिसीट अमाउंट्स का सम। तो जो रिसीट अमाउंट है ए, इस ए को
अगर मैं लिखूं s प्लस ए तो इससे क्या होगा, सम की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और सम और अमाउंट ऐड होके हर दफ़ा रसीद अमाउंट सम में चला जाना चाहिए ना। तो ये कहाँ लिखा जाना चाहिए, मिसाल के तौर पे ये इनपुट होते ही इनपुट हुआ, इनपुट होते ही ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा लेकिन ऐड तो हो गया, लेकिन ऐड होने के बाद आपको ये मालूम है कि हर वैल्यू, हर ऑपरेशन जब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन होती है और वो कैलकुलेशन में आगे रिक्वायर हो, तो उस कैलकुलेशन के लिए उस कैलकुलेशन को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो एस प्लस ए को किस वेरिएबल में स्टोर करें, एस प्लस ए को एस में ही स्टोर कर लें। एस हम यूज़ कर रहे हैं सम के लिए, याद रहे, इसलिए कि जब हम एक रिसीव अमाउंट सम में ऐड हो जाएगा तो अगली दफ़ा उस सम में दूसरा अमाउंट ऐड होना चाहिए, फिर तीसरा अमाउंट उस सम में ऐड होना चाहिए। तो इसलिए हमने एस इक्वल टू एस प्लस ए लिखा, और आपको याद होगा कि एस इक्वल टू एस प्लस ए किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, जब भी इक्वल टू साइन आता है तो उसके लेफ्ट पे जो कुछ एक्सप्रेशन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, वो कैलकुलेट होती है, और कैलकुलेट होने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। तो एस इक्वल टू एस प्लस ए से अब ये रिसीव अमाउंट्स ऐड भी होने लगे, लेकिन अब लाइंस को री नंबर कर दें, लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जब भी हम लाइंस को री नंबर करेंगे तो गो टू को भी देखना पड़ेगा कि गो टू सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। गो टू अभी हमें इनपुट वाले स्टेटमेंट में भेजना था, वो अभी भी इनपुट उसका लाइन नंबर 1 ही है, लिहाजा ये सही है, यहाँ कोई किसी चेंज की जरूरत नहीं। अच्छा ये इसमें काफ़ी सारे लोग अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि इसमें अभी क्या कमी रह गई है, लेकिन क्योंकि मुझे साथ में ये भी समझाना है जिनको एल्गोरिथम डेवलपमेंट में डिस्कस डिफ़िकल्टी हो रही थी, उनको समझाना है मुझे ख़ास तौर से। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें कोई एल्गोरिथम बनाना हो, उसका हमारे जहन में जो भी सोल्यूशन आ गया वो हमने बना लिया। अब ट्रेस टेबल बना के आप अपनी गलतियां खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या गलती रह गई। अच्छा इसका ट्रेस टेबल बनाए तो पहला कॉलम क्या होगा, लाइन नंबर। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये सही भी लग रहा होगा, तो हम इसको ट्रेस करते हैं, देखें खुद ब खुद जो प्रॉब्लम है ना वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी, प्रॉब्लम खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आवाज़ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल है अब तो आवाज़ आ रही होगी। अब आवाज़ आ रही है मेरी, ज़रा प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बेटा सही है, थैंक यू। अच्छा अब ये देखिए जो सवालात इसके बाद आए थे उसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, माइनस वाली वैल्यू, ये वो सवालात हैं जो सही सवालात सही हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको ये बताने के लिए कि ट्रेस करने से कैसे पता चलता है कि हमारा एल्गोरिथम सही है कि गलत है, वो कैसे पता चलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो इसमें की गलतियां पॉइंट आउट की वो यकीनन इसमें गलतियां हैं, उसको सही करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं इस खराबी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें अगर किसी एल्गोरिथम में गलती रह जाए तो ट्रेस करने से कैसे पता चलता है। अच्छा इसका अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका ट्रेस टेबल बना रहे हैं। पहला कॉलम तो लाइन नंबर होगा, उसके बाद क्या होता है, जितने वेरिएबल्स उतने कॉलम, तो एक एस है, एक ए है, और फिर और कोई वेरिएबल नहीं है, फिर जितनी कंडीशंस होती हैं उतने कॉलम होते हैं। इसमें कंडीशन एक है, इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इस कंडीशन के तभी एक कॉलम बनेगा, ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और दैट्स ऑल। लाइन नंबर, वेरिएबल्स, कंडीशंस, और उसके बाद एक आखिरी हमेशा होता है वो एक्चुअल बिहेवियर है।
अब इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1 पर लिखा हुआ है इनपुट ए। लाइन नंबर 1 पे आया, यूजर की इनपुट का वेट किया। सपोज यूजर ने दिया है, वैल्यू दी है 10, और 10 वैल्यू कहाँ जाएगी, ए में जाएगी, लिहाजा ए के कॉलम में 10 स्टोर कर ले। 10 लिख लिया। इसके बाद जाएगा लाइन नंबर 1 पे तो और कुछ नहीं है, अब आ जाएगा लाइन नंबर 2 पे एस इक्वल टू एस प्लस ए। अच्छा, आपको याद है कि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो इवेल्युएट होती है। जब वो इवेल्युएट हो जाती है तो फिर ये देखता है कि इसको ले जाकर स्टोर कहाँ करना है। उसके लिए वो क्या देखता है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई इक्वेशन, जब भी आपको इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखना हो तो उसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, अब हम इक्वल टू के राइट साइड पे आ जाए, पे लिखा हुआ है एस प्लस ए। अब ये एस प्लस ए कैसे कैलकुलेट होगा? एस की पुरानी वैल्यू, ए की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, एस की तो पुरानी वैल्यू है, कोई वैल्यू है ही नहीं। ए में तो वैल्यू मौजूद है, एस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये ऐड होंगे कैसे? हो ही नहीं सकते। अच्छा, बाज लोगों का ख्याल है कि एस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो बेटा ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो एजम्पशन है कि एस की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो अलाउ है, लेकिन बाज़ लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। बल्कि कहना चाहिए कि कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। लिहाजा हम तो इस वक्त जेनेरिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, हम ऐसी प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद हम किसी भी लैंग्वेज पर स्विच कर सकें। तो हम प्रोग्रामिंग एज ए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। लैंग्वेज है वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो इसलिए हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि एस की इनिशियल वैल्यू 0 है। मिसाल के तौर पे सी लैंग्वेज में ही देख लें, उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की हुई तो वो उसको 0 एज्यूम कर ले। सी में भी नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी वहाँ पे बिट स्टोर हो जो जो कि कोई नंबर ही नहीं होती, कोई अल्फ़ाबेट हो। लिहाजा हम ये एज्यूम करना कि अगर हमने किसी वेरिएबल में कोई इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं की हुई तो उसकी वैल्यू 0 होगी, या अगर स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू नथिंग होगी, नल होगी, ये एजम्पशन जो है वो सही नहीं होता। तो लिहाजा जब हम लाइन नंबर 2 पे पहुंचे तो हमें पता चला कि हमने एक स्टेटमेंट उसमें कम लिखा हुआ है कि एस की इनिशियल वैल्यू नहीं दी। एस की इनिशियल वैल्यू होनी क्या चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब ये 0 वैल्यू हम लाइन नंबर 0 पे दे देंगे। हमें असल में इनपुट से पहले लिखना था, इसलिए हमने इसको लाइन नंबर 0 दे दिया। असल में तो ये लाइन नंबर 1 2 3 4 सारी लाइन री नंबर करनी पड़ेगी। तो 0 पे दे दिया हमने एस टू 0। अब जब ये एल्गोरिथम शुरू होगा ना तो वो लाइन नंबर 0 से शुरू होगा। लाइन नंबर 0 से यानी सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, विच इज 0। री नंबर ही कर लेते चले, 1 2 3 4 5, और ये गो टू 1 के बजाय अब हो जाएगा गो टू 2। अब लाइन नंबर 1 पे आएगा तो एस की वैल्यू होगी 0, तो एस के कॉलम में लिख लें 0। जब ये लाइन नंबर 2 पे आएगा तो इनपुट लेगा, इनपुट जो आएगा वो ए में आएगा। हमने एज्यूम किया था कि यूजर सपोज 10 देता है, ऐसा ए की वैल्यू हो गई 10। अब लाइन नंबर 3 पे आएगा, लाइन नंबर 3 पे लिखा है एस इक्वल टू एस प्लस ए, तो एस एस 0 है, ए 10 है, एस प्लस ए हो गया 10, और ये कहाँ जाके स्टोर होगी? वापस 10 में, एस में स्टोर होगी। लिहाजा एस के कॉलम में हम 10 लिखेंगे। लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ए की वैल्यू अब है 10, लिहाजा ये चेक होगा कि इज 10 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका आंसर है यस। लिहाजा जो इफ के साथ स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अब ट्रेस टेबल में अगला जो लाइन नंबर लेके जाएगा वो होगा 2। लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ है इनपुट ए। अब हमने एज्यूम किया कि हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज यूजर ने 20 एंटर कर दिया। तो लाइन नंबर 3 पे जब ये पहुंचा
तो अब s की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 20 है। आपको ये तो मालूम है कि एक वक्त में एक वेरिएबल में a की वैल्यू स्टोर होती है, जब भी हम कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं तो पुरानी इरेज हो जाती है। तो s में पहले 0 था, लेकिन जब हमने 10 असाइन किया तो 0 हट गया, 10 आ गया। इस तरह से a में 10 था, अब 20 है। तो s प्लस a से का मतलब है कि s की रिसेंट वैल्यू 10 है, a की रिसेंट वैल्यू 10 है, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। और ये कहाँ स्टोर होगा? s में। लिहाजा लाइन नंबर 3 पे s के कॉलम में 30 लिख लेंगे। फिर लाइन नंबर 4 पे आ गए। लाइन नंबर 4 पे चेक हो रहा है कि a की वैल्यू which is now 20, is it greater equals to 0? yes, yes है, तो उसका मतलब है कि if के बाद जो गो टू स्टेटमेंट लिखा है ये एग्जीक्यूट हो गया। आपको याद है ना कि if के साथ जब भी if पे आता है तो ये वाली लाइन ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। if कंडीशन जो है ना वो तो ज़रूर चेक होती है, और उसके बाद जो कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये गो टू ना लिखा होता if के साथ, गो टू के बजाय कोई और स्टेटमेंट लिखा होता, तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती? इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बेटा ये क्या रीजन है, हर थोड़ी देर के बाद डिस्टरबेंस करना जरूरी है क्या? क्लासेस के दौरान ना करें, उसके अलावा आप शुएब हसन जी, शुएब क्या कह रहे हैं आप? जी शुएब, शुएब हसन। अगर आपने सवाल नहीं पूछना तो मैं आपका हैंड लोअर हैंड जो आपने रेस किया था उसको मैं, अच्छा आगे चलते हैं जहाँ। अच्छा तो लाइन नंबर 4 पे मैं कह रहा था कि लाइन नंबर 4 पे जो कंडीशन लिखी होती है, यहाँ लिखा हुआ है गो टू टू। अगर ये गो टू टू की वजह से जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 पे चला जाएगा। अच्छा लेकिन अगर ये गो टू टू ना होता, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लिखा हुआ होता, तो फिर क्या होता कि अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, कंडीशन फॉल्स होती तो वो आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होता। अच्छा अगर कंडीशन ट्रू होती तो आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो कहाँ जाता? लाइन नंबर 5 पे या अगली लाइन पे आ जाता। और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो फिर क्या करता? फिर भी वो अगली लाइन पे आ जाता 5 पे। तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आगे वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 पे आएगा। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो लाइन नंबर 5 पे आएगा। तो काम अभी भी यही हो रहा है, काम अभी भी यही हो रहा है। इफ कंडीशन इस लाइन नंबर 4 पे आके वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है तो उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो एग्जीक्यूट होने के नतीजे में वो 2 पे चला जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरत थी, ये याद दहानी इसलिए करनी ज़रूरी थी कि अब जो सिचुएशन आ रही है ना, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र के पास 2 ही रिसीट्स थी, अब वो उसके पास रसीदें ख़त्म हो गई, अब वो इनपुट जब मांगेगा तो एक नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम थे असल में लाइन नंबर 4 पे, और लाइन नंबर 4 से ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं। लाइन नंबर 4 पे थे, जब हम लाइन नंबर 4 पे थे उस वक्त इनपुट हुआ था 20, और एस में 30 असाइन हो चुका है, क्योंकि पहले 10 एंटर हुआ था, अब 20 एंटर हुआ, इन दोनों का सम हो गया 30, तो 30 एस में है। जब वो लाइन नंबर 4 पे आया तो चेक किया कि इज 20 ग्रेटर इक्वल टू 0, यस, तब वो आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और लाइन नंबर 2 पर चला जाएगा। तो 4 के बाद ट्रेस टेबल में जो लाइन नंबर आएगी वो होगी 2। अब 2 पे जाएं तो 2 पे लिखा हुआ इनपुट है, यहाँ पे फिर वेट करेगा यूज़र के इनपुट का, और हमने एज्यूम ये किया है कि यूज़र इस दफ़ा नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा। सपोज ने दिया -1, तो ये इनपुट जिंदा है चलती फिरती मजा है। मैं काफ़ी देर से ये नोट कर रहा हूँ, और मैंने उनके नाम जो इनके निक नेम्स हैं वो मैंने नोट कर लिए, और थोड़े दिनों में जब ये एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी, तो रिवीजन क्लास है ना, जब एक्चुअल क्लास शुरू होंगी तो आप सिर्फ एक्चुअल नाम से ही आ सकेंगे,
अगर किसी का सीट नंबर और नाम नहीं होगा तो वो एंटर नहीं हो सकेगा। लिहाजा आपने जितनी शरारतें करनी है आपने अभी कर ली हैं, और अगली क्लास से तो आपने आपकी रेगुलर क्लास शुरू होंगी ना, तो फिर उसके बाद आपको इन शरारतों का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी शरारतें जिनसे डिस्टर्बेंस हो ना, वो ना करें। मजाक करने का मजाक ज़रूर किया जा सकता है, ऐसी बात जैसे किसी को हंसी है, लेकिन ऐसी ना कीजिए जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो। अच्छा जनाब, हम ये बात कर रहे थे कि लाइन नंबर 2 पर जब ये गया तो इनपुट मांगी इसने, और इनपुट ये वकास ने क्वेश्चन किया। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थोड़ी देर में फिर बताता हूँ आपको। अभी हम जहाँ पर हैं उसको एंड कर दें। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि लाइन नंबर 2 पे आया था, हमने क्या एज्यूम ये किया था कि यूजर के पास 2 ही रसीद है, तो अब तीसरी रसीद के का अमाउंट जब वो एंटर करेगा ना तो -1 करेगा। जब -1 आया लाइन नंबर 2 पे, तो लाइन नंबर उसके बाद लाइन नंबर 3 पे पहुंचेगा। लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है S+A। एस की वैल्यू 30, ए की वैल्यू -1। 30 प्लस -1 क्या बना? 29। तो 29 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? एस में, लिहाजा एस के कॉलम में आ गया 29। अब लाइन नंबर 4 पे आएगा। अब ये चेक हो रहा है ए की वैल्यू इज -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसका आंसर क्या है? नो। इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो गई तो गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 5 पर। और लाइन नंबर 5 पर आकर लाइन नंबर 5 पर आकर ये एस की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब एक्चुअल बिहेवियर में क्या लिखेंगे? प्रिंट्स 29, और ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। अच्छा, एल्गोरिथम कमोबेश सही चल रहा था, कमोबेश सही चल रहा था। इस यानी सही चल रहा था, लेकिन इसने आखिरी आंसर जो प्रिंट किया ना वो 29 है। अच्छा, हम देखिए, अगर यहाँ -1 की वजह -2 होता तो ये 28 हो जाता, और अगर -30 वो एंटर कर देता तो 0 हो जाता। इसका मतलब है कि इस एल्गोरिथम में कुछ कमी है। कमोबेश वो काम कर रहा है, लेकिन कमी क्या है कि ये इन सही जो रिजल्ट है ये सही नहीं प्रोड्यूस कर रहा। अच्छा, अब इसको, इसका मतलब है इस एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसका एल्गोरिथम कई तरीक़ों से इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं इतनी देर आप सोच लें, काफ़ी सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करते हुए फिर आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आगे क्यों एग्जीक्यूट करेगा? अगर पहले ही फॉल्स है तो आगे भी गलत बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, इन्होंने जहाँ तक मैं समझाऊँ, फलबन ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर ये जो इनपुट ए है, अगर ये पहली दफ़ा में ही यूज़र ने -1 दे दिया तब क्या होगा? अगर ये पहली दफ़ा में इसने -1 दे दिया तो क्या होगा कि एस की वैल्यू पहली लाइन पे तो एस की वैल्यू 0 आएगी, ए की वैल्यू -1 आएगी, तो एस इक्वल टू एस प्लस ए से एस की वैल्यू -1 हो जाएगी। कंडीशन क्योंकि फॉल्स होगी, लिहाजा एक लाइन नंबर 2 पे भी वापस जाएगा और लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा और प्रिंट होगा -1। अच्छा, अब एक सजेशन इनकी आई है कि अगर लाइन नंबर 3 और 4 को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? सो हम ये काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक चीज़ और ये कह रहा था कि नंबर 3 और ये असल में सही मैं भी ये इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन लाइन नंबर 3 और 4 को इंटरचेंज कर देते हैं। चलें, लाइन नंबर 3 है, इसको हमने ऊपर लिख दिया, और लाइन नंबर 4 को ऊपर ले गए, और ये जो लाइन नंबर 3 है इसको नीचे ले आए। जब नीचे ले आए तो अब लाइन को री नंबर भी कर दे, 1 2 3
4 और 5, और ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये तो यही रहेगा। अब देखें अब क्या हो रहा है, लाइन नंबर 1 पे आया, एस की वैल्यू 0 हो गई। लाइन नंबर 2 पे आया, इनपुट आया 10। फिर लाइन नंबर 3 पे आया, इज 10 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यस। तो क्या करेगा, 2 पे चला जाएगा। तब यहाँ पे लिखा 2, 2 पे क्या, अब दूसरी इनपुट लेगा, इसकी वैल्यू हो गई 20, ए की वैल्यू 20 हो गई। लाइन नंबर 3 पे आया, चेक किया इसने कि इज 20 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इसका आंसर यस है, लिहाजा ये अगेन इनपुट के लिए चला जाएगा, दिस इज 2 इन फैक्ट। लाइन नंबर 4 पे आया, सॉरी फिर ये 2 पे जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अब यूजर ने दिया -1, तो लाइन नंबर 3 पे जब ये पहुंचेगा, ये चेक करेगा कि इज -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इसका आंसर अब नो है, तो इसका मतलब ये गो टू पे नहीं जाएगा। फिर क्या आएगा, लाइन नंबर 4 पे आएगा। लाइन नंबर 4 पर एस इक्वल्स टू एस प्लस ए, एस की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -1। और लाइन नंबर 5 पे आके वो प्रिंट कर देगा -1, एक्चुअल बिहेवियर में आ जाएगा प्रिंट्स -1, ये फाइनल आंसर। तो देखिए लाइन नंबर 3 और 4 को इंटरचेंज करने से ये सही नहीं हुआ। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ये हालांकि कई लोगों को चैट में भी मुझे नज़र आया, कई लोगों को ये पहले ही महसूस हो रहा था कि लाइन नंबर 3 और 4 से इंटरचेंज करने से सही नहीं होगा। मैंने फिर भी ट्रेस किया यहाँ पे, और ट्रेस करके आपको ये बताया कि असल में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में जो जो एल्गोरिथम में जो चेंज आपकी समझ में आ रही है ना, भले वो गलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले वो गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस चेंज को लिख लें। आपको ये अभी शक है कि पता नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही होगा गलत होगा, आप कोई बात नहीं, आप कर लें, आप वो चेंज कर लें, और करने के बाद ट्रेस कर लें। ट्रेस करने से आपको जो एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज की ज़रूरत है ना, वो एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, आपकी थिंकिंग क्विक हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्विक थिंकिंग की कैपेबिलिटी चाहिए होती है ना, तो आप ये वाली कैपेबिलिटी प्रैक्टिस से आती है। तरीका यही है उसका जो मैंने आपको बताया। अब आप जितनी प्रैक्टिस की करेंगे उतना ये बेहतर होगा। अच्छा, इससे अभी आंसर सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको करके इसलिए दिखाया है कि हमें जो हमारे जहन में तजावीज़ आती हैं ना, वो सब अच्छी होती हैं, उन सब करके देखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसका एल्गोरिथम एक दोबारा से लिख रहा हूँ, और अब मैं कोशिश करता हूँ इसको, क्योंकि हमारा सेशन अब एंड होने वाला है, लिहाजा मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनपुट ए, एक पॉसिबल सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, इस ये वाहिद पॉसिबल सोल्यूशन नहीं, इसके अलावा भी और सोल्यूशन है, बाज़ सोल्यूशन जो है ना इसमें ऊपर सजेशन में आए हुए भी हैं, लेकिन मैं एक सजेशन अभी मैं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको रीड करके उस पर कमेंट कर सकूँ, लिहाजा मैं सबके लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए एक सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। इनपुट ए, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए, लाइन नंबर 4 पे वही कंडीशन होगी कि इफ a is greater equals to 0, go to 2, और लाइन नंबर 5 पे होगा s is equals to s माइनस a, और लाइन नंबर 6 पे होगा आउटपुट s। अच्छा, अब इसको ट्रेस करें, वेरिएबल इसमें भी वही है, लिहाजा मैं हेडिंग्स तो वही होंगी। ट्रेस दोबारा करने शुरू, लाइन नंबर 1 पे आए, एस की वैल्यू 0 हो गई। लाइन नंबर 2 पे पहुँचे, इनपुट ए की वैल्यू आ गई 10। लाइन नंबर 3 पे पहुँचे, एस इक्वल टू एस प्लस ए से एस की वैल्यू हो गई 10। लाइन नंबर 4 पे पहुँचे, लिखा हुआ एफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ए ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है कि चेक हो रहा है इज 10 ग्रेटर इक्वल्स टू 0,
इसका आंसर यस है, लिहाजा ये लाइन नंबर 2 पे चला जाएगा। तो लाइन ट्रेस टेबल में अगली लाइन नंबर आएगा 2। यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट जो आएगा वो ए में आएगा, ए के कॉलम में अगले वैल्यू आ गए 20। फिर लाइन नंबर 3 पे आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 10 एस में 10 पहले से मौजूद था, ये 20 वैल्यू है, 30 हो गई। लाइन नंबर 4 पे आके चेक करेगा कि ए की वैल्यू क्या है, इज ए ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी इज 20 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका आंसर यस है। लिहाजा अब ये लाइन नंबर 2 पे जाएगा, यहाँ ट्रेस टेबल में 2 लिखा, इसकी वैल्यू आ गई सपोज -1। उसके बाद 3 पे गया, 3 पे लिखा हुआ एस टू एस प्लस ए, एस टू एस प्लस ए से इसकी वैल्यू हो गई 29, और ये गया एस के कॉलम में। अच्छा, अब ये 4 पे आएगा, 4 पे लिखा, फिर 4 पे कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि इज -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, आंसर है नो। लिहाजा अब ये गो टू 2 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है एस टू एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू 29 है, 29 प्लस 29 माइनस -1, ये क्या हो जाएगा 30, एस की वैल्यू हो गई 30। अब जब ये लाइन नंबर 6 पे आएगा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट एस, और एस की वैल्यू क्या है 30, अब ये क्या करेगा प्रिंट्स 30। ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है। अच्छा, अब ये तो फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास टाइम कितना रह गया, 5 मिनट बाकी हैं। तो मुझे उम्मीद है ये एल्गोरिथम, दिस इज वन पॉसिबल करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस एल्गोरिथम, वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस एल्गोरिथम। इसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं, आपके जहन में जो आ रहा है हो सकता है वो मेरे लिखे हुए से मुख्तलिफ हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने उसको अपने सोल्यूशन को ना ज़रूर इवेल्युएट कीजिएगा, हो सकता है वो भी सही हो। खाली मेरी अपनी जो मेरी बताई हुई चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि वही सही हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम जो है ना, अक्सर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो जिनके एक से ज़्यादा सोल्यूशन सही होते हैं। लिहाजा आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से एग्जैक्ट मैच होनी ज़रूरी नहीं है, बस आपकी थिंकिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। और करेक्शन चेक करने का तरीका क्या होगा कि आप अपना एल्गोरिथम लिखें, जो चेंज आपकी समझ में चेंज करके अपना एल्गोरिथम लिख लें, और फिर उसको इसी तरह से ट्रेस कर लें। ये ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा, ये आपने ज़रूर करना। अच्छा, मैं थोड़ी देर में ये जो मेरे पास 4.5 मिनट हैं, इसमें मैं आपके क्वेश्चंस देख लूँ। अच्छा, कंडीशन फॉल्स ये तो कर दे, लाइन 3 को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला भी काम कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि इफ़ की कंडीशन में एस प्लस ए डालने हैं, यस दिस इज़ वन एंड सोल्यूशन। ये जो लाइन नंबर 3 लिखी हुई थी, इस लाइन नंबर 3 को अगर लिख दिया जाता यही इस वाले एल्गोरिथम में जो इन्होंने कहा है ना, उसका कंप्लीट सोल्यूशन ये होगा। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लूँ। इनका सोल्यूशन ये होगा कि यहाँ पर कंडीशन लिख दें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए, और इफ़ ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 गो टू 2, और फिर एस इक्वल टू एस प्लस ए की ज़रूरत नहीं रहेगी अब इसके बाद, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट हो जाएगा, और लाइन नंबर 6 की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये भी सही सोल्यूशन है। अच्छा, फिर उसके बाद लाइन नंबर 3 पे लाइन नंबर 4 वाली इफ कंडीशन, ये उन्होंने वही वाली बात कही है, ये भी सही है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक एल्गोरिथम बना के दिया है, इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू एस इक्वल टू एस प्लस ए गो टू 2। अच्छा देखें बेटा, इसमें ये जो सोल्यूशन आया ना, इसमें एक इफ कंडीशन के साथ, एक इफ के साथ उन्होंने दो स्टेटमेंट्स एसोसिएट किए हैं। तो हमारे एल्गोरिथम की दुनिया में अभी ऐसा नहीं होता, हमने एक इफ के साथ एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो वैसे ये सही है, लेकिन इस कंडीशन की वजह से नहीं। और ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, ये अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए लगाई है, ताकि हमें लिमिटेशन में रहते हुए प्रोग्रामिंग करनी आ जाए। अच्छा, एस इक्वल टू, उसके बाद एस इक्वल टू एस प्लस ए पे ग्रेटर इक्वल टू गो टू, ये ठीक है।
ये ठीक है। उसके बाद a ग्रेटर इक्वल टू 0, गो टू 2, वही वाली बात है। मोर देन, हाँ कोई कंडीशन अगर एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई, ग़ालिबन इनके जहन में भी क्वेश्चन सोल्यूशन यही वाला आ रहा था जो लाइन नंबर 3 और 4 पे कंडीशन सेम है ना, तो शायद इसलिए उन्होंने पूछा था क्या क्या हम एक ही एक कंडीशन को एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। इफ़ इज़ ग्रेटर इक्वल टू थिंक, अच्छा बस। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू अवेलेबल होता है, ये सिर्फ सूडो कोड में लिखा था। असल में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू होता है, लेकिन गो टू के बाद लाइन नंबर नहीं होता, वो दिया हुआ होता है गो टू के बाद लेबल। और क्योंकि लाइन नंबर्स नहीं लिखे जाते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो हमें अगर कहीं गो टू पे भेजना हो तो हमें वहाँ पर एक लेबल लिखना होता है। तो लेबल जो है ना, अगर जैसे मैंने लाइन नंबर दिए हुए हैं, आप लाइन नंबर हर लाइन का लेबल देते चले जाएं, तो आप गो टू के साथ आपको वो लाइन नंबर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हर लाइन के साथ लाइन नंबर नहीं लिखा जाता, लिहाजा जहाँ भेजना होता है वहाँ पर हम कोई एक नंबर या कोई अल्फ़ाबेट या कोई एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, और गो टू के साथ वो नंबर या अल्फ़ाबेट या वो स्ट्रिंग जो है ना वो लिख देते हैं, तो लेबल को लेबल से मैच करके वहाँ चला जाता है। तो गो टू तकरीबन हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल डिस्करेज किया जाता है। ये किसी ने सॉरी किया है, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है। वेलकम, आपने सीखने के लिए कुछ पूछा है, कोई हर्ज नहीं है। ओके बेटा, ऑलमोस्ट चंद सेकंड में ये सेशन एंड होने वाला है। जितनी अभी आज की क्लास में बताने की चीज़ें थी, रिवाइज करने की, मेरे ख्याल हो गई। अब बाकी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं। मैं क्वेश्चंस दूंगा, डॉक्यूमेंट आज जो भेजूंगा उसमें ये स्प्रेडशीट होगी, एक डॉक्यूमेंट होगा और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, या उसी बुक के एक्सरसाइज सजेस्टेड सीक्वेंस होगी एक्सरसाइजेस की, वो कीजिएगा। और ट्रेस ज़रूर कीजिएगा, भले आपका एल्गोरिथम गलत हो, आप ट्रेस ज़रूर कर लें। आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं मेरा एल्गोरिथम सही है, नहीं कोई बात नहीं, आप कर लें। प्रैक्टिस जो होगी ना आपकी, वो असल हासिल है इसका। ठीक है, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ये